हेलो एवरीवन, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे आज डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कब समाप्त होता है, कब उसका टर्मिनेशन होता है, कब वो डिस्चार्ज होता है। उसके मैंने आज कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिसे हम मोड्स बोल सकते हैं, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ है कॉन्ट्रैक्ट, के जो अनुबंध है उसकी समाप्ति के क्या क्या ढंग हो सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से मोड्स हो चुके हैं, तरीके हो सकते हैं जिनसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनुबंध है, वो डिस्चार्ज होता है, वो समाप्त होता है। उनसे वो टॉपिक आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है बाय परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 के क्या कहता है कि जो मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय परफॉर्मेंस, नीचे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके जरिए किया जाता है। जिसमें फर्स्ट आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या आता है कि जो आपके पक्षकार हैं, जो आपकी पार्टीज हैं, वो क्या कर दें, जो उनके प्रॉमिस हैं उनको क्या कर दें, पूरा कर दें। तो वो आपका क्या हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक निष्पादन। क्योंकि जो आपके, अब मान लीजिए आपकी पार्टीज हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने जो जो प्रॉमिस किया था एक दूसरे को, उन्होंने अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। तो वहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पर्सन है, ए बी, जो ए है वो बी को बोलता है कि आप मेरे को ये मकान दे दो, मैं आपको इसके बदले 10,000 रुपये दे दूंगा। और बी क्या करता है, बी उसे मकान दे देता है और 10,000 रुपये ले लेता है। तो यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया, और वो उसकी जो मतलब कि एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो होगी। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद क्या कहता है बी पॉइंट, अटेम्प्ट परफॉर्मेंस मीन्स प्रस्तावित निष्पादन। इसमें क्या है कि जो आपकी पार्टीज होती हैं, जो पक्षकार होते हैं, वो अपने जो उनके प्रॉमिस होते हैं उनको पूरा नहीं करते, उनको पूरा नहीं करते, उनको पूरा होने का प्रस्ताव जरूर रखते हैं, प्रपोजल जरूर रखते हैं। वो आपका क्या है, प्रस्तावित निष्पादन मीन्स अटेम्प्ट परफॉर्मेंस। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके ए बी दो पार्टीज हैं। अब जो ए है वो बी को, बी से क्या है, एक गुड्स परचेज करने के लिए टाइम फिक्स कर लेता है, गुड्स को परचेज करने के लिए टाइम फिक्स कर देता है। और बी क्या करता है, बी उस डेट तक जो गुड्स है उसको ले लेता है, मीन्स उसको तैयार कर लेता है। अपनी गुड्स जो उसने ए को देनी है वो माल वो तैयार करके ए के पास पहुंच जाता है। अब जो ए है, ए क्या करता है, उस माल को लेने से मना कर देता है। तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रस्तावित निष्पादन। मीन्स वहां पे जो डिस्चार्ज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, वो ए के मना करने से हुआ है। अब जो बी है, बी को वो राइट से हो जाता है कि वो जो उसको जो क्षति पहुंची है, जो उसे लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी वो ए से कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट मीन्स पारस्परिक सहमति द्वारा समाप्ति। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो मतलब कि आपकी पार्टीज हैं, अकॉर्डिंग सेक्शन 62, ये कहता है कि जो मतलब कि आपकी पार्टीज हैं वो क्या कर लें, आपस में ही समझौता कर लें, आपस में ही एक दूसरे की कंसेंट ले लें कि जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है उसे क्या करते हैं, अब समाप्त कर देते हैं। जो मतलब कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो दोनों की सहमति से ही क्रिएट हुआ था, और दोनों की सहमति से ही क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, समाप्त हो गया। तो वहाँ पे जो मतलब कि आपका डिस्चार्ज होता है, जो टर्मिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो बाय म्यूचुअल कंसेंट है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट कहता है बाय
नोवेशन, नवकरण द्वारा। यहाँ पे क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या कर ले, इसमें कुछ नोवेशन कर ले, नवीनीकरण जिसे हम बोल देते हैं वो कर ले। तो उस केस में जो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी ए बी दो पार्टीज हैं। अब जो ए है वो बी को क्या कहता है कि मैं आपको, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो जो ए है वो 10,000 रुपये देगा बी को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उनकी म्यूचुअल कंसेंट के कारण, ए और बी की जो म्यूचुअल कंसेंट है उसके कारण क्या होता है, ए कहता है कि जो मैंने 10,000 रुपये देने थे वो अब कौन देगा, सी देगा, सी पर्सन कोई वो देगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो ए और बी के बीच में था, लेकिन अब वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो पैसे देने हैं वो सी ने देने हैं। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, बी और सी के बीच में। यहाँ पे ए का रोल खत्म हो जाता है और सी का रोल चल जाता है। उसके बाद आता है बाय अल्ट्रेशन, परिवर्तन द्वारा। मीन्स जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही कुछ नया परिवर्तन कर दें, कुछ ऐसा अल्ट्रेशन कर दें कि जो आपका ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अल्ट्रेशन करके बनाया गया है उसको आगे कैरी ऑन रखेंगे। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। तो एक्स जो है वो वाई का क्या है, डेटर है, देनदार है। तो आगे जाके क्या होता है कि जो मतलब कि एक्स है वो क्या कहता है कि अब जो मतलब कि मैंने पैसे देने हैं अब वो कौन देगा, सी देगा। मीन्स कुछ चेंज लेके आए। पहले डेटर कौन था, एक्स था, अब डेटर कौन है, वो आपका सी पर्सन है। तो यहाँ पे जो मतलब कि अल्ट्रेशन हुआ है वो पार्टीज के बीच में हुआ है। यहाँ पे एक्स का रोल अब खत्म हो जाता है और सी का रोल फिर से चल जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अल्ट्रेशन किया है, कुछ चेंज किया है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है बाय रिमिशन, छुटकारे द्वारा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है वो छुटकारे द्वारा होता है। मीन्स जो आपकी टू पार्टीज हैं वो आपसी कंसेंट कर लेते हैं, जिसको पेमेंट लेनी होती है वो पेमेंट देने वाले को कुछ छूट दे देता है, और उस छूट के जरिए वो क्या कर देता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी आपकी टू पार्टीज हैं। तो यहाँ पे जो ए है उसने बी से 10,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि बी ने उससे कुछ सामान लिया होगा। तो जो ए है उसने बी से 10,000 रुपये लेने हैं। लेकिन बी जो कहता है, बी उसे बोलता है कि मैं आपकी पेमेंट एक साथ कर दूंगा अगर आप 10,000 की जगह 8,000 ले लो। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या करता है, वो सोचता है इतनी सारी पेमेंट एक साथ मिल रही है तो कोई बात नहीं, 10,000 की जगह 8,000 दे दो, 2,000 आपको मैं छूट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का जो डिस्चार्ज हुआ है वह बाय रिमिशन हुआ है, बाय छुटकारे के द्वारा हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो ए है उसने बी को 2,000 का कह दिया, डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी कि आप 10 की जगह 8,000 रुपये पेमेंट कर देना। उसके बाद डी पॉइंट क्या कहता है, बाय वेवर, मीन्स त्याग द्वारा। यहाँ पे जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय वेवर होता है, त्याग के द्वारा होता है। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन हैं। अब एक्स जो है वो वाई को कहता है कि मैं आपको एक पेंटिंग बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद जो मतलब कि दूसरी पार्टी होती है, एक्स थर्ड पार्टी है तो वाई दूसरी पार्टी है। तो वाई क्या कहता है, वाई एक्स को कहता है कि आप पेंटिंग बनाना रहने दो, आप बनाओ ही ना। वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वो क्या बोलता है उसे, आप पेंटिंग बनाना रहने दो। तो यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पार्टी है एक्स है, अब उसको जो पेंटिंग है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने प्रोमिस
को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई ने जवाब दे दिया है कि पेंटिंग नहीं बनानी है। उसके बाद ई पॉइंट है बाय रेसिशन, विखंडन द्वारा। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है वो किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा। मान लीजिए आपके ए बी दो पर्सन हैं, अब ए और बी ने क्या है आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो पेमेंट होगी वो एक फिक्स डेट पे होगी। लेकिन फिक्स डेट से पहले ही ए और बी आपसी कंसेंट करते हैं, मीन्स म्यूचुअल कंसेंट करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत हो जाने पर समाप्ति। अब यहाँ पे जो मतलब कि टर्मिनेशन होता है, जो डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो किसके द्वारा होता है? समय के बीत जाने पर, लैप्स ऑफ टाइम। मान लीजिए आपके एक्स वाई दो पर्सन है, अब एक्स जो है वो वाई को कहता है कि आप मुझे आज फर्नीचर दे दो, मैं आपको जो पेमेंट है, जो आपकी 20,000 रुपये पेमेंट है, वो आने वाली 31 को कर दूंगा। लेकिन जो पेमेंट है वो आने वाली 31 को भी नहीं होती। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 31 तारीख तक हुआ था, तो उससे बाद 31 तक हुआ था। उसके बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? टर्मिनेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम चला गया, पेमेंट का टाइम जो था वो चला गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पे जो डिस्चार्ज हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? लैप्स ऑफ टाइम के द्वारा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, राजनियम के कार्यशील होने पर समाप्ति। मीन्स ये नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें जो मतलब कि डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है, वो किसके ऑपरेशन के द्वारा होता है? कानून के, राजनियम के, लॉ के द्वारा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट करते हैं बाय डेथ ऑफ अ पार्टी। तो ये क्या कहता है कि जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होता है तब होता है जब दो में से एक पार्टी की डेथ हो जाए, तो वहाँ पे भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो पक्षकार का होना जरूरी है, टू पार्टीज का होना जरूरी है, और उसी पक्षकार का होना जरूरी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो बाय डेथ ऑफ अ पार्टी हो रहा है। मान लीजिए एक्स वाई दो पर्सन थे, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? एक्स और वाई के बीच में हुआ। एक्स मर गया, वाई बचा है, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है, क्योंकि जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसके बाद बी पॉइंट कहता है बाय इंसॉल्वेंसी, दिवालिया होने पर, कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंसॉल्वेंट मीन्स पहले वो इंसॉल्वेंट नहीं था, लेकिन बाद में से कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसके साथ भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है। मान लीजिए भी दो पर्सन हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो किसी कारणवश क्या होता है, बी जो होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कोर्ट के द्वारा कह लीजिए, या अपने आप ही क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इस केस में भी क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है। क्यों? क्योंकि बी तो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसे की पेमेंट कहाँ से करेगा। तो इस केस में भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका डिस्चार्ज हुआ माना जाता है। उसके बाद आता है बाय मर्जर। थर्ड पॉइंट क्या आता है? बाय मर्जर, विलय द्वारा। मीन्स कोई छोटी फर्म थी, उसको उसने किसी बड़ी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन क्या हुआ, जो बड़ी फर्म थी, जो बिग फर्म थी, वो जो लार्ज फर्म थी, उसने क्या किया, उस छोटी फर्म को अपने अंदर मर्ज कर लिया। मीन्स जो मतलब कि सेकंड पार्टी है वो क्या करती है, वो फर्स्ट पार्टी को अपने अंडर काम में ले लेती है। मान लीजिए ए बी दो पर्सन हैं, ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए कोई छोटी फर्म है और बी कोई बड़ी फर्म है,
तो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो बाद में क्या हुआ, जो बी है उसने ए को अपने अंडर मर्ज कर लिया, मीन्स अपने ही अधिकारों में से ले लिया। तो यहाँ पे जो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, वो उसकी समाप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जिस पार्टी के साथ था उसको उसने अपने अंदर ही क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। उसके बाद आता है डी पॉइंट, बाय अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन। क्या कहता है? अनधिकृत परिवर्तन द्वारा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन होता है वो इस कारण से होता है कि जो आपकी फर्स्ट पार्टी है वो बिना सेकंड पार्टी की कंसेंट से, बिना जो दूसरी पार्टी है उसकी कंसेंट के क्या कर लेती है, उसमें अल्ट्रेशन कर लेती है। तो वो आपका क्या है, अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन है, जिस कारण क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट जो मोड्स है आपके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट है ये। इसमें क्या कहता है, जब डिस्चार्ज बाय ब्रीच मीन्स खंडन द्वारा समाप्ति हो जाती है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो किसके द्वारा होता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच, खंडन के द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट क्या कहता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वास्तविक अनुबंध भंग। ये क्या कहता है कि जो मतलब कि एक्चुअल ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो कब होता है कि जो मतलब कि एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है, प्रोमिस करती है। जो एक पार्टी है वो क्या करती है, दूसरी पार्टी को प्रोमिस कर देती है। लेकिन जब जो कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस की डेट है, जो निष्पादन की तिथि है, उस समय पर जो मतलब कि कोई भी पार्टीज लगा लीजिए या जिसने वचन किया है, जिसने दिया है, वो क्या करती है, वो जो उसके दायित्व होते हैं, जो उसकी लायबिलिटी होती है, वो उसको पूरा नहीं कर पाती, या जो उसकी लायबिलिटी बनती है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वो उसको पूरा करने से क्या कर देती है, मना कर देती है। तो वहां पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्चुअल ब्रीच हुआ माना जाता है, वास्तविक खंडन उसका मान लिया जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स वाई आपके दो पार्टनर्स हैं। यहाँ पे जो एक्स है वो वाई को क्या कहता है कि मैं आपको कितने दूंगा, 100 बोरी गेहूं दूंगा, वीट दूंगा, 100 बोरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स है वो अपने लाइबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता, मीन्स वो वाई को क्या नहीं कर पाता, 100 बोरी वीट नहीं दे पाता, गेहूं नहीं दे पाता। तो इस केस में क्या माना जाएगा, इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका क्या हुआ है, खंडन हुआ है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्चुअल ब्रीच हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्याशित अथवा रचनात्मक खंडन। अब यहाँ पे क्या कहता है कि जो आपकी पार्टीज होती हैं वो क्या है, वो जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके परफॉर्मेंस होने से पहले, मीन्स उसका निष्पादन होने से पहले, जब उसकी परफॉर्मेंस की डेट आती है उससे पहले ही वो कुछ ऐसा काम कर दे कि निष्पादन तक बात ही ना पहुंचे, परफॉर्मेंस तक बात ही ना पहुंचे। तो उस केस में भी जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हुआ माना जाता है, उसका ब्रीच हो जाता है। इसमें भी आपके दो पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट क्या कहता है, एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, मौखिक या लिखित रूप में। यहाँ पे क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, यदि उसकी जो फर्स्ट पार्टी है वो दूसरी पार्टी को क्या करती है, अनुबंध, जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टाइम फिक्स किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का जो टाइम फिक्स किया गया है, उससे पहले ही वो क्या कर दे, जो उसका प्रॉमिस है उसको पूरा ना करने के लिए दूसरी पार्टी को बोल दे कि आपका ये जो प्रॉमिस है, जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भी क्या होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो जाता है, ब्रीच वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका डिस्चार्ज हुआ मान लिया जाता है, समाप्त हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है बाय इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, मीन्स जो
एक पक्षकार है जो फर्स्ट पार्टी है, मीन्स दोनों में से भी कोई भी पार्टी लगा लीजिए, उसने क्या किया है, कुछ इम्प्लाइड ट्रांजैक्शन की है, कुछ ऐसा काम किया है जो गर्भित है, मीन्स दूसरी पार्टी को कन्फ्यूजन में डालने वाला है, सही नहीं है, तो इस केस में भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसका टर्मिनेशन हो जाता है, वहाँ पे वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त हो जाता है। तो ये आपके कुछ मोड्स थे डिस्चार्ज के, कि एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, कौन कौन से इसके ढंग थे। अब उसके बाद इसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं कि जो मतलब कि अनुबंध है जब उसका ब्रीच हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच हो जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है राइट टू रेसिजन, मीन्स समाप्ति का अधिकार, कि जो आपका पीड़ित पक्षकार होता है वो उसको क्या होता है, उसको ये राइट होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो मतलब कि आपका पीड़ित पक्षकार है, जो जिसके साथ जिसकी जो सहमति ली गई थी, कंसेंट ली गई है, धोखे से ली गई है, या उसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फर्स्ट पार्टी ने क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया, उसका टर्मिनेशन कर दिया है। तो यहाँ पे जो पीड़ित पक्षकार है जिसको लॉस हुआ है वो क्या करता है, वो अपने जो उसकी डैमेज हुई है, जो भी उसका लॉस हुआ है, जो क्षतिपूर्ति हुई है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या कर सकता है, मांग कर सकता है कि जो उसकी क्षतिपूर्ति है उसको क्या करो, पूरा करो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, मीन्स दोषी पक्षकार से उचित पारिश्रमिक, जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था या जिसने ब्रीच किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, खंडन किया है, अब वो उससे डिमांड कर सकता है कि मेरे को क्या दो, उचित पारिश्रमिक दो। क्यों? क्योंकि जो आपका जिसको लॉस हुआ है वो अपने हिस्से का काम कर चुका है। जैसे हमने एक पीछे एग्जाम्पल लिया था ना, जैसे एक्स जो वाई है उनके बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो एक्स बोलता है वो वाई से माल लेने के लिए तैयार हो जाता है एक फिक्स डेट पे, और वाई क्या करता है, वाई अपना काम पूरा कर देता है, वो क्या करता है फिक्स डेट पर अपना माल तैयार करके ले आता है एक्स के पास। तो यहाँ पे जो वाई है उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तो जो दोषी पक्षकार है, दोषी पक्षकार कौन है, एक्स है, तो वो एक्स से उचित पारिश्रमिक की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, विशिष्ट निष्पादन, कि जो आपका पीड़ित पक्षकार है, जो मतलब कि हमने एक्स वाई माना था, वो एक्स से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इंजंक्शन, दोषी पक्षकार के विरुद्ध निषेधता, कि जो आपका दोषी पक्षकार होता है वो जो कोर्ट है, कोर्ट से क्या प्राप्त कर सकता है, निषेधता प्राप्त कर सकता है दोषी पक्षकार के विरुद्ध, मीन्स जिसने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट का, जिसने टर्मिनेशन किया है कॉन्ट्रैक्ट का, उस पार्टी के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है, इंजंक्शन प्राप्त कर सकता है, कहाँ से, कोर्ट से। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है निष्पादन की असंभावना से समाप्ति, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो समाप्ति हुई है, उसका जो टर्मिनेशन हुआ है वो इम्पॉसिबिलिटी की ऑफ परफॉर्मेंस के कारण हुआ है। तो उसके लिए भी नीचे दो केस दिए हैं। फर्स्ट आता है एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी, विद्यमान असंभावना। तो जो एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो उस समय एग्जिस्ट होती है, वहाँ पे विद्यमान होती है जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग इम्पॉसिबिलिटी है ये भी टू टाइप्स की होती है। एक इम्पॉसिबिलिटी जिसके बारे में पार्टनर्स को पता होता है, पार्टीज को पता होता है कि ये इम्पॉसिबिलिटी है, और एक इम्पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जिसका पार्टनर्स को नहीं पता होता। जिसके बारे में पता होता है उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता है, वॉइड होता है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, आकस्मिक असंभावना। मीन्स ऐसी जो इम्पॉसिबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आती है, वो तो उसी टाइम थी, एग्जिस्टिंग जो इम्पॉसिबिलिटी थी वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम भी थी, लेकिन जो ये इम्पॉसिबिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आई है, जिस कारण क्या है, जो परफॉर्मेंस है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, निष्पादन को पूरा करना असंभव हो जाता है। तो उस केस में भी जो मतलब कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट माना जाता है, क्योंकि टर्मिनेट के कारण ही होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो जो ब्रीच होता है वो किसके कारण होता है, या तो इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस की इम्पॉसिबिलिटी के कारण होता है कि जो निष्पादन है वो संभव नहीं है, असंभव है। तो ये कुछ अफेक्ट्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के कारण पड़ते हैं, अनुबंध की समाप्ति के कारण होते हैं। तो आज की जो वीडियोस है उसके जो वीडियो है उसके अंदर हमने क्या किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका अनुबंध है, उसको डिस्चार्ज करने के क्या क्या मोड हैं, किस ढंग से आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। उसके बाद कुछ अफेक्ट्स हैं जी, जो विखंडन है, जो कॉन्ट्रैक्ट का खंडन होता है, ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या उसके अफेक्ट्स पड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।